जन की बात जन के मन की बात जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान पर आज हमसे बात करने के लिए ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन आईटा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष खालिद अख्तर हमारे बीच मौजूद है। आपका जनमानस पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अक्सर देखने को आता है कि जब भी सरकारें बदलती हैं, और राजस्थान का तो ये ट्रेंड ही है कि हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, और सरकारें बदलने के साथ ही वो सबसे पहला काम सिलेबस बदलने का भी करती हैं। तो अभी हाल ही के दिनों में राजस्थान में 1 से लेकर 6 क्लास तक का सिलेबस बदला है, नई किताबें आई हैं। तो क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है सरकारों को? क्यों ये सिलेबस बदलाव किए जाते हैं? जी, देखिए इसमें सबसे पहले तो है कि सरकारें राजस्थान में पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हर 5 साल बाद सरकारें चेंज होती हैं और वो ये काम ज़रूर करती हैं कि पाठ्य पुस्तकों में तब्दीली, उसमें चेंज लाती हैं और अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक अपनी आइडियोलॉजी फिट करने की कोशिश करती हैं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने क्लास फर्स्ट से 6 क्लास तक का नया जो है सिलेबस निर्धारित किया है। नई किताबें बाज़ार में आई हैं और ये बात तो ठीक है कि आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े-बड़े इन्वेंशन्स हुए हैं। उनसे हमारे बालकों को अवगत कराना वक़्त की ज़रूरत है। ये बिल्कुल होना चाहिए और ये होता रहता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अप्रासंगिक हो जाती हैं, यानी अब वो अप टू द मार्क नहीं रहती। तो ऐसी चीज़ों को हटाना भी ज़रूरी होता है और बच्चों के अंदर नई प्रेरणा पैदा करने के लिए, उनको उनके अंदर जागृति पैदा करने के लिए, नए आयाम स्थापित करने के लिए किताबों का नए रूप से निर्धारित करना सरकारों के लिए आवश्यक हो जाता है। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि सरकारें चेंज करती हैं, बल्कि ये है कि कुछ आपत्तियाँ हैं जो हमने हमारी फाइंडिंग्स में यहाँ पर आई हैं। जी। अच्छा, चलिए ये मान लेते हैं, आप जो बात कह रहे हैं कि कभी-कभी सिलेबस बदलना ज़रूरी होता है। लेकिन वो क्या बातें हैं, क्या प्रिंसिपल हैं जिनका कि सिलेबस बदलते वक़्त ध्यान रखा जाना चाहिए? जी। देखिए, हमारा जो देश है, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी राज्य जो होता है, स्टेट जो होता है, सरकारें जो होती हैं, वो किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करती हैं और ना किसी धर्म को जो है उसके रास्ते में रोड़ा बनती हैं। ना किसी धर्म का पक्ष लेती हैं, ना उस धर्म के विपक्ष में होता है। भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता में जो है एकता वाला देश है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन और बुद्ध भी रहते हैं। तो हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारण का पहला जो उसूल होना चाहिए, पहला जो प्रिंसिपल होना चाहिए, वो ये है कि हमारा जो पाठ्यक्रम समावेशी हो। हम सब धर्मों को समावेशित करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित करें। हम कोई ऐसा कंटेंट इसमें ना लाएँ जो संविधान के खिलाफ हो, जो किसी धर्म के खिलाफ अनर्गल बातें जिसके अंदर कही गई हों, जो जातिवाद को बढ़ावा देता हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपस में वर्ग संघर्ष पैदा कर रहा हो। ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा कंटेंट हम जो है किताबों के अंदर निर्धारित नहीं किया जाता और जो नई-नई वैज्ञानिक खोज हो रही हैं, तो ये भी दृष्टिगत रखा जाता है कि विद्यार्थियों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा हो। रूढ़िवादी और जो आपके अंधविश्वास और कुरीतियाँ जो समाज के अंदर पनप रही हैं, वो इस शिक्षा के ज़रिए वो रूढ़ियाँ दूर हों, परंपराएँ दूर हों, अंधविश्वास दूर हों और बच्चों के अंदर शुरू से ही वैज्ञानिक सोच पैदा हो, ताकि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के पथ पर आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। चलिए, ये तो वो बात हुई, लेकिन जब आपने 1 से लेकर 6 तक की जो किताबों का सिलेबस बदला गया, उनका क्या जो भी सिलेबस था, तो आपने क्या उसमें कुछ आपत्तियाँ पाई? क्या इन सब बातों का उसमें ध्यान नहीं रखा गया? क्या क्या कुछ उसमें आप कमियाँ देखते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है और ये हमारी परंपरा रही है। ये सदियों से परंपरा रही है कि यहाँ पर हर धर्म को पूरी इज्जत दी गई, हर समुदाय को पूरी इज्जत दी गई। लेकिन हमें बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने जो सर्वे किया है, हमने जो किताबों का जो थॉरो एनालिसिस कराया है, उसमें हम ये थोड़ा अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक विशेष आइडियोलॉजी को बच्चों पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है इसके अंदर। इसके अंदर हमारी जो पुरातन संस्कृति है, मुझे यहाँ पर ये बात कहने में भी बिल्कुल हिचक नहीं होती कि भारत की जो पुरातन संस्कृति है वो एकेश्वरवाद पर निर्भर है। एकेश्वरवाद जो है इसके मूल के अंदर है। हमारे बच्चों को जो है इस चीज़ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर प्राथमिक अवस्था में ही जो है प्राइमरी क्लासों के अंदर ही उनके अंदर जो है एक विशेष आइडियोलॉजी को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें
देवी देवताओं का जो है बहुत ज़्यादा महिमा मंडन है। देवताओं के बारे में, गौरक्षा के बारे में, पुराने जो है कुरीतियों के बारे में जो है क्या आप महिमा। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि कौन सी किताब में इस तरह की बातों का जिक्र है हुआ जी है? हाँ, क्लास 4th की मैं बता सकता हूँ, परिवेश जो किताब है, उसमें इस तरह के जो है लोक देवता, गौ माता, बांसेड़ा और इस तरह के जो ये जो है आपके जैसे कृष्ण लीला, इस तरह की बातों को इस तरह से कहा जा रहा है कि जबकि उस स्तर पर बच्चों के दिमाग में बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि इस किताब को पढ़ने वाले सारे लोग हैं, हर संप्रदाय के लोग इसको पढ़ेंगे और किसी एक जो है उसका जो स्पष्ट झलकता है कि हमने जो है किसी एक जो है आइडियोलॉजी को थोपने का प्रयास किया गया है। सभी धर्मों का इसमें आदर नहीं किया गया है इसके अंदर। वो और विशेष आइडियोलॉजी कौन सी है? देखिए, इसमें कहने में हमें बिल्कुल हिचक नहीं कि हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी है, जिसको जो है थोपने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप देखिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, सूरज जो है ये एक विधाता की एक कृति है। ये जो है ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है, सब कुछ है, लेकिन ये खुद एक कृति है। ये खुद सूर्य किसी के इशारे पर चल रहा है, किसी के इशारे पर जो है गति कर रहा है। ये खुद स्वयं भगवान नहीं हो सकता। हमने जो है इसको नमस्कार, इनकी पूजा करने का जो है बचपन में ही पाठ पढ़ाया जा रहा है। और फिर एक भ्रांति और है कि ये जो योगासन है, योगासन सूर्य के उगते समय किया जाएगा तो बहुत फायदा होगा। जबकि ये भ्रांति इसलिए है कि अगर योग बहुत अच्छी चीज है, आप अगर बंद कमरे में भी करेंगे, सूरज के सामने ना होंगे तब करेंगे, तब भी आपको वही फायदे मिलेंगे जो कि सूरज के सामने है। तो उसको सूर्य नमस्कार को जोड़ा जाना। हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ने आते हैं सरकारी स्कूलों में, सिख भी समुदाय के लोग आते हैं, उन पर उनको ये चीजें क्यों उनको सामने लाई जाए, जबकि हमें हमारा जो सिद्धांत ये कहता है कि सबका जो है समावेश का जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा कि इंग्लिश को वो स्थान नहीं दिया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा के साथ में कुछ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जबकि ये फैक्ट है कि यदि हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की करना चाहते हैं तो अंग्रेजी एक अनिवार्य चीज है। यहाँ पर अंग्रेजी को जो अब तक इंग्लिश को प्रमुखता दी जा रही थी, वो बहुत धीरे जो है मध्यम जो है होती दिखाई दे रही है। उसका एक वजह देखिए कि अभी जो नए पाठ्यक्रम के अंदर, नए सिलेबस के अंदर जो इंग्लिश की किताबें आई हैं, उनके नाम हिंदी में दिए गए हैं। जैसे जी हाँ, जैसे कक्षा 2 की किताब का नाम उन्होंने दिया है मृदंग, कक्षा 3 की किताब का नाम दिया है संतूर और कक्षा 4 की किताब का नाम दिया है पूर्वी। जबकि इससे पहले इन किताबों के नाम हनी कॉम्ब, हनी स्किल्स, इस तरह के नाम हुआ करते थे। तो देखिए, जिस भाषा की किताब है, आपको उसका नामकरण उसी भाषा में दिया जाना चाहिए। आप देखिए, अगर मान लीजिए आपकी हिंदी की किताब है, उसका नाम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो इंग्लिश के साथ में ऐसा बर्ताव क्यों? आपने ऐसा चेंज क्यों किया? जबकि इंग्लिश जो है हमारे लिए बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना हमारे विद्यार्थी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल सकते। इसके अलावा जो हमने देखा कि मुस्लिम्स के कोई भी कैरेक्टर्स ऐसे नहीं हैं जिनको मुस्लिम स्टूडेंट्स फॉलो कर सकें, जिनके नक्शे कदम पर चलकर वो अपने कुछ प्रेरणा हासिल कर सकें। वो कैरेक्टर्स को बिल्कुल लोप कर दिया गया उनका। और सिर्फ लोप कर दिया जाता तो भी बात ठीक थी, लेकिन जो कैरेक्टर्स मुस्लिम्स आए हैं उनके सामने एक एडजेक्टिव लगा होता है, खूंखार अफजल खां, धर्मांध फलां, आतताई, आक्रांता, आतंकवादी। तो इस तरह के नाम मुस्लिम कैरेक्टर से पहले लगाए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह के नाम जब बच्चे पढ़ेंगे तो क्या इस समाज के अंदर भेदभाव फैलाने का एक षड्यंत्र नहीं है कि जब एक हिंदू बच्चा पढ़ेगा तो मुसलमानों के प्रति उसके अंदर नफरत पैदा होगी, जब मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ेंगे तो वो अपने ही लोगों को जो है वो बुरा समझेगा, जबकि ये बिल्कुल झूठ है, ये बात सही नहीं है। और इसके अंदर भी भेदभाव किया गया है। भेदभाव की इसी क्लास में देखिए आप कि जहां आतंकवादी, आतंक का जो है क्रूर मुसलमानों के लिए लिखे जा रहे हैं, उसी चौथी क्लास में एक और कहानी आई है कि जोधपुर के महाराजा ने अपने महल निर्माण के लिए लकड़ी काटने का आदेश दिया। आपने पढ़ा होगा, एक बड़ी अच्छी कहानी है वो, अमृता देवी की कहानी है वो। तो उस गांव के सारे लोग पेड़ों से लिपट गए और राजा की फौज को पेड़ नहीं काटने दिया। पेड़ों लेकिन को बचाया उन्होंने। जी हाँ, पेड़ों को बचाया उन्होंने।
लेकिन राजा ने ये हुक्म दिया कि उन आदमियों समेत ही जो पेड़ों से लिपटे हुए उनके समेत ही पेड़ों को काट दिए जाएं। और 363 लोगों का उसने जो है कत्लेआम करवा दिया। अब देखिए वो उसने कितना बड़ा क्रूर जो है कार्य किया है कि जो लोग पेड़ को बचाना चाह रहे थे उसने जो है पेड़ों समेत ही उसको जो है 363 लोगों को काट डाला। ये कहानी भी उसी चौथी क्लास में है, लेकिन उनके नाम के सामने कोई खूंखार, कोई आतंकवादी, इस तरह के कोई शब्द नहीं है। अभी भी जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश के अनुसार दिया गया है। तो 363 को जो है पेड़ों समेत काट देने वाले राजा के लिए आपने एक शब्द भी नहीं लिखा है। जबकि आपने जो मुगलों की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, तो आप उसके लिए इसके बिना आपकी कलम चलती ही नहीं है। जैसे आप उनको खूंखार जो है आतंकवादी लिखे बिना नहीं रहते। तो ये एक तजाद क्यों है? ये ऐसा, ये एक बड़ा जो है डिफरेंस है जो हमने हमारी फाइंडिंग्स के अंदर पाया है। तो ये एक बड़ी ऐसी चीज है कि जो, और ये लगता है कि वर्ग भेद है, ये वर्ग संघर्ष को जो बढ़ावा देने वाला है, एक धर्म के प्रति, एक समुदाय के प्रति बचपन से ही जो है लोगों को नफरत की जो धारा में जो है बहा देने का एक कार्य किया जा रहा है इसके अंदर। ये तो ये बच्चों के नन्हे दिमाग पर जो है बुरा असर पड़ता है इस चीज का। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी कि काल्पनिक कहानियों को बड़ी प्रमुखता से छापा गया है। जैसे मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा बीरबल की खिचड़ी। अब आप बताइए कि राजा अकबर महान, जिसकी सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर कायम थी, उसके बारे में ये बताया गया कि वो जो है बीरबल से जो है वो एक कहानी है, आपने पढ़ा होगा उसमें कि एक ठंड थी बहुत तेज। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि एक कौन है जो इस जो है मेरे सामने के तालाब के अंदर रात भर जो है निर्वस्त्र होकर के खड़ा हो जाए। तो एक गरीब आदमी आया और गरीब आदमी आकर कहा कि महाराज जो है महाबली, मैं रात भर रहूंगा इस ठंड के अंदर। तो वो रह गया रात को ठंड में रह करके। उस महाबली के पास जब आया वो, तो महाबली ने पूछा कि भाई आप कैसे इसके अंदर रह गए? तो उसने कहा कि हुजूर मैं आपके जो है महल का चिराग देखता रहा बस, और उससे मैंने अपनी रात गुजार ली। तो बीरबल को बुरा लगा ये। बीरबल उस दिन दरबार में नहीं आया। तो अकबर जब उसके पास उसे मिलने गया तो अकबर ने देखा कि बीरबल एक बहुत बड़े बांस पर एक ऊपर जो है बर्तन टांग रखा है और नीचे आग लगा रखी है उसने। तो वो कह रहा है कि अकबर पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो ये? तो कि महाराज मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। तो अकबर ने कहा कि भाई आपको ये क्या नीचे की जो ये आग है ऊपर जाएगी, इससे खिचड़ी पक जाएगी? वहाँ की रोशनी के वहाँ को जो आग कैसे पहुँचेगी, गर्मी कैसे पहुँचेगी? तो हुजूर आपके जो रात को जो चिराग जल रहा था उससे अगर ये आदमी खिचड़ी जो सॉरी गर्मी ले सकता है तो ये गर्मी वहां पहुंच जाएगी। तो फिर राजा को, बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसको जो है अपना इनाम इकराम जो वादा किया था वो दिया। अब आप हमें बताइए कि ये काल्पनिक कहानी, मैंने गूगल पर सर्च करने की कोशिश की। गूगल ने ये बताया कि ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है, मनगढ़ंत है और इतिहास से इसका कोई संबंध नहीं। तो इसी तरह से एक और कहानी है जो बड़ी बेतुकी कहानी है, जो अकबर को गधा और घोड़ा बताती है। इतना ही बताऊंगा मैं आपको। तो ये काल्पनिक कहानियां क्यों आपने जो है सिलेबस के अंदर इंक्लूड की हुई है? क्या वास्तविक कहानियों की कमी है हमारे हिंदुस्तान में? हमारा हिंदुस्तान तो कहानियों का देश है, गढ़ है। यहाँ तो बचपन में दादी नानी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। हमारे पास में प्रमाणित कहानियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपने एक मनगढ़ंत कहानी को प्रमुखता से 2-3 क्लासों के अंदर छापा है और आपका मंशा बिल्कुल जाहिर है। आप इन कहानियों के जरिए मुगलों को और मुगलों के जरिए मुसलमानों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये लोग ऐसे जो है वादा खिलाफ थे, ऐसे जालिम थे, ऐसे क्रूर थे। तो ये बहरहाल बड़ी अजीब कहानी है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसी कहानियों को हटाया जाए। ये कोई परियों की कहानी नहीं है, परियों की कहानी अलग होती है। ये आप कैरेक्टर एसेसिनेशन करना चाहते हैं किसी का इस तरह की कहानियों से। तो ये कहानियां आप जो है इसको, हमें बड़ा दुख हुआ इस तरह की कहानियों को इंक्लूड किया गया। इसी तरह से हमने देखा कि पुरानी किताबों में, विज्ञान की किताबों में प्रोटीन का सोर्स के बारे में जब आता था, प्रोटीन के पाठ, तो उसमें ये बताया जाता था कि प्रोटीन का द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज मिल्क, एग, फिश एंड मीट। उसमें फिश के फोटो बने होते थे, अंडे के फोटो बने होते थे और मीट उसके अंदर होता था। लेकिन अब आपने जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, वो फोटो भी हटा दिया आपने, और आप बच्चों को ये भी नहीं बताना चाहते कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स अंडा है, मांस है, मछली है। सिर्फ इसलिए कि आप जो है आपके अनुसार, आपकी जो है
संस्कृति से मेल नहीं खाता वो भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता वो। जबकि ये बात भी झूठ है, ये बात भी झूठ है कि भारतीय संस्कृति पहले मांसाहारी नहीं थी। भारतीय संस्कृति पूर्व कर देखा जाए तो मांसाहारी लोग थे, मांस खाते थे। लेकिन आपने जो है एक धर्म के आधार पर वैज्ञानिक तथ्यों को छुपाया है। आप जो है वैज्ञानिक तथ्यों को छुपा रहे हैं, बच्चों को बता नहीं रहे हैं आप ये। तो ये आखिर निर्धारण का कौन सा उसूल है? तो इस तरह के जो आपने निर्धारित पाठ्यक्रम किए हैं, ये बड़ी तशवीशनाक हैं। हम जो है ये देखते हैं कि भाई ये इन पर जो है हम ध्यान लाएंगे इसका। और आगे 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 आपकी क्या वो रणनीति रहेगी? आप आईटा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और जो रिसर्च आपने की है, अब आप जो कुछ आपके इन पर आपत्तियां हैं, तो आगे आपकी अब क्या रणनीति है, क्या कुछ आपके सुझाव हैं? देखिए, हम बहुत ही विनम्र अंदाज में हमारी ये जो बातें हैं उनको हम कलम बंद करेंगे, कुछ कर लिया है अभी। और हम ये जो है हमारी जो पीड़ाएं हैं, हमारा जो कंसर्न है, वो हम कंसर्निंग अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। जो किताबें एनसीईआरटी वगैरह जो जिन्होंने छापा है वहाँ भी पहुंचाएंगे इनको। और हम जो है सीधे मुख्यमंत्री जी को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी ये ज्ञापन बहुत जल्दी ही हम देने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है इस बात की, ऐसा नहीं है कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो कोई कल्पना नहीं है जो है हमारी, बल्कि फैक्ट्स की बुनियाद पर हैं। तो हमारी बातों पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा और इन बातों पर जो है ज़रूर अमल होगा। हमें पूरी उम्मीद है, हम ये काम करेंगे ज़रूर। तो हमारी बात हो रही थी आईटा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष खालिद अख्तर के साथ। इन्होंने राजस्थान की जो किताबें हैं, जिनका कि अभी सिलेबस बदला गया है कक्षा 1 से 6 तक, उनका गहन अध्ययन किया है, पूरी रिसर्च उन्होंने की है, पूरा इन्होंने पता लगाया है कि किस किताब में किस पेज नंबर पर कौन सी जगहों पर क्या कुछ आपत्तिजनक बातें दर्ज की गई है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि सरकार और शिक्षा मंत्री इनकी बातों पर कितना गौर करते हैं और कितना उस सिलेबस को बदलाव करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।